नमस्कार दोस्तों, मैं ओजस गुप्ता स्वागत करता हूं आपका हमारे इस चैनल पर। यहां पे हम सीखेंगे अकाउंटिंग के बारे में। अकाउंटिंग से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन हम यहां पर आपको प्रोवाइड करेंगे, जिससे कि आप भी अकाउंटिंग के अंदर जितनी भी रिक्वायरमेंट्स होती हैं, जितने भी उसके कंसेप्ट्स होते हैं, जो भी उसका फ्लो होता है, कैसे किया जाता है, उसका प्रोसेस क्या होता है, वो सब आपको यहाँ पे सीखने को मिलेगा। और उसका एक प्रैक्टिकल यूज भी बताया जाएगा आपको कि उसे प्रैक्टिकल लाइफ में किस तरीके से अप्लाई किया जाता है। मैं आपको एक अपने बारे में थोड़ी सी जानकारी दे देता हूँ। मैं इस समय एक मिडिल साइज्ड रियल एस्टेट बिजनेस के अंदर सीनियर अकाउंट्स मैनेजर की पोस्ट पर हूँ। सीए इंटरमीडिएट मेरा क्वालिफाइड है। इंडिया की यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, जो कि दिल्ली के अंदर सिचुएटेड है, वहाँ से मैं ग्रेजुएटेड हूँ कॉमर्स के अंदर। तो ये तो रहा मेरा इंट्रोडक्शन आपको। और मेरे को पढ़ने और पढ़ाने, अकाउंटिंग के अंदर पढ़ने और पढ़ाने दोनों का कंबाइंड जो है वो अराउंड 8 to 9 ईयर्स का एक्सपीरियंस है विद प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस, क्योंकि मैं पिछले 4 से 5 साल से प्रैक्टिकल फील्ड में भी हूँ इस लाइन में। तो शुरू करते हैं। मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि अकाउंटिंग जो चीज़ है वो बहुत ही ज़्यादा कंसेप्चुअल सब्जेक्ट है। इसमें आप ये देखेंगे कि ये क्लास 11th से लेके जब तक आप इस फील्ड से जुड़े हुए हैं तब तक इसमें कंसेप्ट में कोई चेंजेस नहीं है। थोड़ी बहुत डेफिनेशंस नई आ सकती हैं, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स में थोड़े बहुत अमेंडमेंट्स आ सकते हैं, बट उसके अलावा कोई चेंज नहीं आने वाला है। कुछ फॉर्मेट चेंज हो सकते हैं, दैट्स इट। रही बात अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर्स की, तो वो जॉब्स वगैरह में अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर्स एज पर बिजनेस रिक्वायरमेंट्स होते हैं। वो उसकी भी मैं आपको कुछ आने वाले वीडियोस में कुछ बातें बताऊंगा, क्योंकि मैं भी कुछ अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर्स खुद यूज करता हूँ। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये अराइज होता है कि आखिर अकाउंटिंग है क्या। किसी भी सब्जेक्ट को शुरू करने से पहले उसकी बेसिक डेफिनेशन क्या है वो हमें पता होनी चाहिए। अगर हमें बेसिक डेफिनेशन ही नहीं पता होगी तो हमें आगे का कंसेप्ट पता करके भी हमारे लिए कोई फायदा नहीं है। तो शुरू करने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपको मेरी ये वीडियो या मेरी ये क्लास पसंद आए, जो कि फर्स्ट क्लास है आज, अगर वो पसंद आए तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए, जिससे कि आगे की भी क्लासेस आपको सबसे पहले देखने को मिल जाए। और अपने अगर आपको कोई डाउट हो या कोई भी क्वेरी हो तो आप वो मुझे कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं, या चैनल के पेज पे जाके आप मुझे मेरे कॉन्टैक्ट नंबर भी ले सकते हैं। जैसे कि इंस्टाग्राम पे भी मैं हूँ, फेसबुक पे हूँ, उसके लिंक्स मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा चैनल के डिस्क्रिप्शन में। तो शुरू करते हैं। तो आखिर अकाउंटिंग है क्या। अकाउंटिंग को इस तरीके से डिफाइन किया जा सकता है, अगर मैं टेक्निकल वर्ड्स में बोलूं, कि अकाउंटिंग में बी डिफाइंड एज आइडेंटिफाइंग, मेजरिंग, रिकॉर्डिंग एंड कम्युनिकेटिंग ऑफ द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। इसका मतलब क्या हुआ। इसका मतलब ये हुआ, जितनी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन होती हैं, ऐसी इंफॉर्मेशन जिसमें कोई ना कोई इकोनॉमिक इवेंट हुआ हो, कोई ट्रांजैक्शन हुई हो, करेंसी का या मॉनेटरी थिंग्स का एक्सचेंज हुआ हो, जैसे सेल है, परचेज है, या आपकी सर्विसेज रेंडर आपने करी, वो सब। अगर ऐसा कुछ होता है तो उसको आइडेंटिफाई कैसे करें, उसको मेजर कैसे करें, रिकॉर्ड कैसे करें और उसको कम्युनिकेट कैसे करें, इस चीज को, इस प्रोसेस को अकाउंटिंग कहा जाता है। अब सबसे पहली बात यह आती है कि इंफॉर्मेशन आखिर होती क्या है, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन होती क्या है। देखिए, सब इंफॉर्मेशन क्या है, वो ये है कि बहुत सारे रॉ डेटा जो होता है उसको प्रोसेस करने के बाद जो अंडरस्टैंडेबल और रिलायबल डेटा निकल के आता है, फैक्ट निकल के आता है, उसे हम इंफॉर्मेशन कहते हैं। ऐसे ही फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन होती है, जो बिजनेस से रिलेटेड जितने भी मॉनेटरी या फाइनेंशियल डेटा जो होता है, कि हमने जो चीज परचेज करी उसका डेटा, यानी कि
परचेज बिल्स, सेल करी उसका डेटा सेल बिल्स, ट्रांजैक्शंस करी पेमेंट्स करे, पेमेंट रिसीव्ड करी सेल्स के अगेंस्ट में उसका डेटा सेल्स बुक में आ गया, आपका कैश एंड बैंक बुक में आ गया, बैंक स्टेटमेंट्स में आ गया। तो ये सब डेटा है, लेकिन सब चीजों को फैला के रखने से ना बिजनेसमैन समझ पाता है, ना गवर्नमेंट अथॉरिटीज समझ पाएंगी। तो इसलिए इसे प्रोसेस किया जाता है, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट किया जाता है। अगर आप रॉ डेटा को कन्वर्ट नहीं करेंगे तो वो किसी भी यूज का नहीं है। इनफैक्ट अगर आप ये कहें कि प्रोप्राइटर जो ओनर है बिजनेस का वो भी नहीं समझ सकता कि उसे कितना प्रॉफिट हुआ है, तो ये कहना भी गलत नहीं होगा। तो रही बात अब कि इसे प्रोसेस किया कैसे जाता है डेटा को, तो उसी प्रोसेस का नाम जो है वो अकाउंटिंग है। कैसे? सबसे पहले हम आइडेंटिफाई करेंगे कि ट्रांजैक्शन हुई है तो किस नेचर की हुई है, उसके बाद हम इसे मेजर करेंगे। मेजर करने का मतलब ये नहीं है कि हम उसे नाप के देखेंगे, नहीं, ऐसा नहीं है। तो मतलब ये होता है कि हम उस चीज को देखेंगे कि हमने जो सेल करी, परचेज करी, उसका मॉनेटरी इफेक्ट क्या है, उसकी मॉनेटरी वैल्यू क्या है, हमारे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर उसका क्या इफेक्ट आ रहा है, उसे मेजरमेंट बोलते हैं, उसे मेजरिंग बोलते हैं। उस चीज को करने के बाद मैं एक एग्जांपल देता हूं आपको, जैसे कि XYZ कंपनी है, वो कार्स बनाती है। उसने 1000 कार्स मैन्युफैक्चर करी इन अ डे। अब उसने 1000 कार्स मैन्युफैक्चर तो कर दी, बिजनेस ओनर को पता है उसने 1000 कार्स मैन्युफैक्चर कर दी, लेकिन उसे ये नहीं पता चल पा रहा है कि उसकी इस समय मॉनेटरी कंडीशन क्या है, उसके पास क्लोजिंग एसेट्स कितने हैं, क्लोजिंग स्टॉक कितने का है, ओपनिंग स्टॉक उसके पास कितना था। क्योंकि हमारे पास कोई भी चीज प्रोसेस नहीं है, डेटा है लेकिन इंफॉर्मेशन नहीं है। उस इंफॉर्मेशन को कलेक्ट कैसे होगा? हमने आइडेंटिफाई कर लिया कि हाँ इन्होंने परचेज किया था रॉ मटेरियल, मेजर कर लिया, उस रॉ मटेरियल से उन्होंने गुड्स प्रिपेयर करे, 1000 कार्स बना ली। अब उसे हम रिकॉर्ड करेंगे, किस में रिकॉर्ड्स करेंगे? डिफरेंट सेट्स ऑफ अकाउंटिंग बुक्स। अकाउंटिंग बुक्स हमारी अलग अलग तरीके की होती हैं, वो हम अभी डिटेल में नहीं जाएंगे, लेकिन थोड़ी सी देर में उसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे। अभी तो सिर्फ बेसिक डेफिनेशन ली है हमने। तो रिकॉर्डिंग क्या होती है? रिकॉर्डिंग का मतलब होता है हमने जो मेजर करा, जो मॉनेटरी वैल्यू हमने मेजर करी उसकी, अब उसको हम बुक्स में रिकॉर्ड करेंगे कि आखिर उसका इफेक्ट बिजनेस के ऊपर क्या पड़ रहा है, कौन से अकाउंट्स बढ़ रहे हैं, कौन से अकाउंट्स कम हो रहे हैं। अकाउंट्स का बढ़ना और कम होने का मतलब, अकाउंट्स का बढ़ने का मतलब ये होता है कि जैसे हमने किसी से रॉ मटेरियल परचेज करा तो उसको अब हमें पेमेंट करना है, तो उसको हमें कितना पेमेंट करना है, कितना हम कर चुके हैं, कितने का हमने सामान खरीदा था और कितना उसका बैलेंस बचा है। अब ये हमें कैसे पता चलेगा? अब हम एक एक बिल बार बार देख के उसके बाद हम पेमेंट की एंट्रीज तो मैच करेंगे नहीं ना, हम बैंक स्टेटमेंट से बार बार देखेंगे। तो उसके लिए रिकॉर्डिंग की जाती है। रिकॉर्डिंग करने से सबसे बड़ा फायदा क्या होता है? हमें सब चीजों का एक डेटा जो है वो प्रोसेस होना स्टार्ट हो जाता है। हमारी फर्स्ट स्टेज स्टार्ट हो जाती है किसी भी डेटा को प्रोसेस करने की, उसको रिकॉर्ड करना। रिकॉर्ड करने के बाद जो आता है उसकी आती है क्लासिफिकेशन। ये रिकॉर्डिंग का ही नेक्स्ट स्टेज है, क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन में क्या होता है? जैसे कि हमने सेल करी, परचेज करी, हमने रिकॉर्डिंग तो हमने मान लीजिए जनरल एंट्रीज करी, वो जनरल एंट्री जनरल बुक्स में सब इकट्ठी आ गई डेट वाइज। एक ही डेट में हमने 50 एंट्रियां करी हैं, तो 50 की 50 एंट्री एक डेट में आ गई। लेकिन अब हम उसे क्लासिफिकेशन करेंगे कि किस सेक्शन में, किस सेक्टर में और किस चीज की हमारी कितनी एंट्रीज हुई है। जैसे सेल हुई है तो हमने 10 लोगों को अलग अलग सेल करी है, तो उसका हमें सेल अकाउंट बनाना है। हमने 10 लोगों से परचेज करा है तो उसका हम अलग अलग बनाएंगे परचेज अकाउंट। पेमेंट करा है तो वो हमारा कैश अकाउंट में पेमेंट्स में जाएगा, रिसीव करा है तो कैश अकाउंट या बैंक अकाउंट में वो रिसीव्स में आएगा। एक्सपेंस करे हैं तो वो एक्सपेंसेस अकाउंट जाएंगे। इसी तरीके से सारे अकाउंट्स तैयार होते हैं। ये हमने क्लासिफिकेशन जब कर दिया तो क्लासिफिकेशन करने के बाद होता है समराइजिंग। समराइजिंग बहुत जरूरी चीज है। हमने
क्लासिफिकेशन तो कर दिया कि हमने परचेज करा, परचेज अकाउंट की हमारी जो क्लोजिंग बैलेंस आ गई वो इतनी आ गई भाई, कि हमने साल भर में 1 लाख रुपए की परचेज करी या 10 लाख रुपए की परचेज करी या 1 करोड़ रुपए की हमने परचेज करी। डिपेंड करता है बिजनेस किस तरीके का है, बिजनेस की ट्रांजैक्शन कितनी ह्यूज है। तो अब 100 अकाउंट्स हैं किसी बिजनेस में, जो कि बहुत ही मिनिमम होते हैं किसी भी बिजनेस के अंदर 100 अकाउंट्स होना। अब 100 अकाउंट्स को जब तक हम समराइज करके एक पेज पे नहीं लेके आएंगे तब तक वो बहुत ही ज्यादा कंबरसम हो जाएगा उस चीज को अंडरस्टैंड करना, उस पर रिलाई करना। क्योंकि हमें अगर कोई देखना होगा तो हमें एक समराइज चीज नहीं मिलेगी कि हमारा प्रॉफिट कितना निकला, या हमें कितना, हमारी लाइबिलिटी कितनी अराइज हो रही, या हमारे पास एसेट्स कितने हैं इस समय। तो वो चीज हमें नहीं पता चल पाएगी अगर हम उस डेटा को, उस इंफॉर्मेशन को समराइज नहीं करेंगे। समराइज करने से क्या होगा, वो सारा डेटा जो है वो हमारे पास जो है एक पेज पे आ जाएगा। कैसे आएगा? मान लीजिए परचेज अकाउंट में हमारे पास साल भर में 1000 एंट्रीज थी, वो हमने परचेज अकाउंट में ले ली। ओपनिंग स्टॉक हमारा लास्ट ईयर का क्लोजिंग स्टॉक आ गया, उसमें कोई चेंज नहीं होता। क्लोजिंग स्टॉक हमने, क्लोजिंग स्टॉक कैसे निकलेगा जब तक समराइज नहीं करेंगे हम? ट्रेडिंग अकाउंट वो नहीं बनेगा हमारा, क्या कहते हैं, क्लोजिंग स्टेटमेंट नहीं बनेगा स्टॉक का। तब तक हमें कैसे पता चलेगा जब तक हम उसे समराइज नहीं करेंगे कि हमने, हमारे पास लास्ट ईयर की इतनी क्लोजिंग स्टॉक थी जो इस साल हमारी ओपनिंग हुई, हमने उसमें फिर इतना परचेज कर लिया, उसमें से इतना सेल हो गया, बचा हुआ हमारा क्लोजिंग स्टॉक रह गया। तो ये कैसे पता चलेगा बिना समराइजेशन को? तो समराइजेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। उसके बाद में आती है सिग्निफिकेंस। किस तरीके से समराइज करना है उसका सिग्निफिकेंस। हमने मान लीजिए लाइबिलिटीज को कैपिटल के साथ में कंबाइन करके समराइज कर दिया, उसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं रहेगा। ओनरशिप, ओनर्स की जो कैपिटल है वो कैपिटल में रहनी चाहिए, जो शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज है वो शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज में रहनी चाहिए, जो लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज है वो लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज में रहनी चाहिए। तो हर चीज की एक सिग्निफिकेंट पोजीशन होती है, एक सिग्निफिकेंट पार्ट होता है, वो उसी में समराइज किया जाता है। नेक्स्ट चीज होती है वो होता है इंटरप्रिटेशन। अब हमने समराइज तो कर दी, समराइज कैसे करें? हमने ट्रायल बैलेंस बना दिया, लेकिन उसको इंटरप्रिटेट कैसे करें? इंटरप्रिटेट करने का क्या मतलब हुआ? हमारे पास एक पेज में हम सब चीजें ले आए कि हमारा इतना ओपनिंग था, इतना क्लोजिंग था, इतना परचेज था, इतना सेल था, इतने डेटर हैं, इतने क्रेडिटर हैं, इतना बैंक बैलेंस है, इतना कैश बैलेंस है, इतने एक्सपेंसेस करे हमने, इतने प्रीपेड हो गए, अलग अलग चीजें। तो इससे हमें पता कब चल रहा है कि हमारा प्रॉफिट कितना था, नेट प्रॉफिट कितना था, ग्रॉस प्रॉफिट कितना था, हमारे पास लाइबिलिटी, टोटल लाइबिलिटी हमारे पास कितनी आ रही है, हम, हमारी जो लाइबिलिटी और एसेट का रेशियो क्या है, कैपिटल लाइबिलिटी का रेशियो क्या है, एसेट कैपिटल का रेशियो क्या है, वो चीजें हमें पता नहीं चल पा रही जब तक हम उस डेटा को, उस ट्रायल बैलेंस को इंटरप्रिटेट नहीं करते हैं। इंटरप्रिटेट करने का सबसे आसान एक ही तरीका है वैसे तो अकाउंटिंग के अंदर। ट्रायल बैलेंस से हम बनाते हैं 2 अकाउंट्स, ट्रेडिंग अकाउंट जिसे हम ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बोलते हैं, और दूसरा होता है बैलेंस शीट स्टेटमेंट। ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर हम कैलकुलेट करते हैं ग्रॉस प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट बाय यूजिंग डिफरेंट टाइप ऑफ अकाउंट्स जो कि मॉनेटरी इफेक्ट देते हैं ट्रांजैक्शंस को, परचेज, सेल, एक्सपेंसेस, इनकम्स, ये 4 चीजें। अब इनकम आपकी डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, डायरेक्ट इनकम आपकी हो गई सेल, इनडायरेक्ट इनकम हो गई आपकी कमीशन, या इस तरीके से कोई भी अलग चीज है। एक्सपेंसेस 2 तरीके के होते हैं, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट। डायरेक्ट एक्सपेंसेस वो जो हमारे प्रोडक्शन को करने के लिए, या जो हमारा प्रोडक्ट हम सेल कर रहे हैं उसमें कोई वैल्यू इंक्रीज कर रहा हो, उस प्रोडक्शन की कॉस्ट इंक्रीज कर रहा हो, उसे हम डायरेक्ट एक्सपेंस बोलते हैं। वो ट्रेडिंग में जाता है हमारा। परचेज तो परचेज होती है, और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस वो होती है जो हमारे बिजनेस के ऊपर लगती है, लेकिन उसका प्रोडक्ट से, हमारी स्टॉक से कोई इफेक्ट नहीं होता है। अगर हम 1 रुपए की चीज भी नहीं बेचेंगे तो वो तब भी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस लगेंगे, जैसे कि स्टाफ वेलफेयर,
इलेक्ट्रिसिटी बिल, ट्रैवलिंग, टेलीफोन, सैलरीज, पार्टनर्स इंटरेस्ट वगैरह। तो अलग अलग चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं उसमें। तो ये सब चीज़ें आती हैं इंटरप्रिटेशन में, प्रॉफिट एंड लॉस और ट्रेडिंग अकाउंट में। एसेट्स वो बैलेंस शीट स्टेटमेंट में क्या आता है? बैलेंस शीट स्टेटमेंट में 3 चीज़ें आती हैं। आपके एसेट्स, एसेट साइड में आते हैं सारे, लेकिन उन्हें भी हम क्लासिफाई करते हैं कैसे? नॉन करेंट एसेट्स, करेंट एसेट्स। फिर हमारा आ जाती है लायबिलिटीज साइड। लायबिलिटी साइड हमारी 2 तरीके की लायबिलिटीज होती है। पहली होती है इनसाइडर लायबिलिटी या ओनर्स लायबिलिटी, जिसे हम बोलते हैं कैपिटल अकाउंट, क्योंकि वो ओनर की अपने पर्सनल फंड्स होते हैं जो उसने बिजनेस में इन्वेस्ट किए होते हैं। दूसरी होती है हमारी अदर लायबिलिटीज, या फिर कहें सादा नॉर्मल लायबिलिटीज होती हैं। वो उसमें 2 पार्ट्स होते हैं, नॉन करेंट लायबिलिटीज और करेंट लायबिलिटीज। नॉन करेंट और करेंट में क्या अंतर होता है? नॉन करेंट का मतलब होता है कि जो इसका इफेक्ट मोर देन 1 ईयर हो, 1 साल से ज्यादा का इफेक्ट जिस पे हो, या जिसकी मेच्योरिटी या जिसका रीपेमेंट 1 साल से बाद में होना चाहिए। करंट का क्या होता है? जिसकी मेच्योरिटी या रीपेमेंट हमें करना हो विद इन अ ईयर, वो होती है हमारी करंट लायबिलिटीज या करंट एसेट्स, दोनों केसेस में। तीसरी चीज क्या आती है हमारी बैलेंस शीट स्टेटमेंट के अंदर? वो आता है हमारा नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट क्यों आता है? क्योंकि हमारा ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जो हमारा प्रॉफिट निकल के आया, वो प्रॉफिट किसका पार्ट है? वो पार्ट है हमारे ओनर की इनकम का। ओनर की इनकम यानी कि उसका इन्वेस्टमेंट जो इंक्रीज हो रहा है, वो हो रहा है प्रॉफिट की वजह से। तो वो जो प्रॉफिट है वो हम ऐड करेंगे कैपिटल अकाउंट के अंदर। अगर ओनर ने कोई विड्रॉल किए हैं, अपनी कुछ इन्वेस्टमेंट वापस विड्रॉ की है, तो उसे हम कहते हैं ड्रॉइंग्स, वो कैपिटल अकाउंट से माइनस हो जाती है। तो ये आ गए आपके बैलेंस शीट अकाउंट और ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इसके बाद में होता है कम्युनिकेटिंग, जो लास्ट पॉइंट था जो मैंने स्टार्टिंग में बताया था उसका। कम्युनिकेटिंग का मतलब क्या होता है? जो हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया, जो हमने बैलेंस शीट बनाई, अब सब लोग आपकी जितने भी यूजर्स हैं, गवर्नमेंट हो गई, टैक्स डिपार्टमेंट हो गया, चाहे डायरेक्ट हो चाहे इनडायरेक्ट हो, ओनर हो गया, ऑडिटर हो गए, ये लोग आपकी सारी चीजें नहीं देखेंगे। इन्वेस्टर्स हो गए आपके बिजनेस के, ये आपके सारे बुक्स ऑफ रिकॉर्ड्स नहीं देखेंगे, ये देखेंगे आपके केवल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट स्टेटमेंट। क्यों? क्योंकि सारी जितने भी आपके ट्रांजेक्शन्स है उसकी समरी यही है, इससे उन्हें रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। इसलिए आपके जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होने चाहिए वो उसकी 4 क्वालिटेटिव फीचर्स होने चाहिए, क्वालिटीज होनी चाहिए 4। कैसी? सबसे पहले वो रिलायबल होना चाहिए। आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर कोई भी गलती नहीं होनी चाहिए, वो 100% रिलायबल होना चाहिए। दूसरी चीज, रिलायबल के साथ साथ वो होना चाहिए अंडरस्टैंडेबल, बहुत ही आसानी से समझ में आ जाने वाला। अंडरस्टैंडेबल हो गया, रिलायबल हो गया, उसके बाद में उसमें तो 2 चीजें हमने बताई आपको किस तरीके से होने चाहिए। पहली चीज रिलायबल होना चाहिए, दूसरी चीज अंडरस्टैंडेबल होना चाहिए, तीसरी चीज कंपेरेबल होना चाहिए। केवल अंडरस्टैंडेबल और रिलायबल होने से ही कुछ नहीं होता, उस अकाउंटिंग स्टेटमेंट्स जो है वो कंपेरेबल भी होने चाहिए पास्ट से, हम उसे इजिली पास्ट के अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से कंपेयर कर सकें, सो दैट हमें इजी रहे कि हमने जो पास्ट में गलतियां करी है वो हम फ्यूचर में ना करें, और हमें ग्रोथ का भी पता चले, हम ग्रोथ रेशियोज निकाल सकें कि पास्ट में हमारा प्रॉफिट रेशियो इतना था, प्रेजेंट में हमारा इतना है, फ्यूचर में हमें इतना करना है। वो एस्टिमेशंस के लिए भी बहुत जरूरी है। और चौथी चीज हो गई हमारी रेलेवेंस। कोई भी इंफॉर्मेशन उसमें ऐसी नहीं होनी चाहिए जो इररेलेवेंट हो। इररेलेवेंट इंफॉर्मेशन से अकाउंटिंग स्टेटमेंट्स का जितना भी हमारा इंपॉर्टेंस है वो खत्म हो जाती है। क्यों? क्योंकि समराइज करने का, इंटरप्रिटेट करने का और क्लासिफाई करने का कोई फायदा ही नहीं रहा अगर हम उसमें रेलेवेंट इंफॉर्मेशन भी उसमें अगर हम ऐड करते हैं तो दोस्तों ये था अकाउंटिंग की बेसिक डेफिनेशन, उसके
क्वालिटेटिव फीचर्स और उसकी जो डिस्क्रिप्शन था उसके बारे में वीडियो। आगे हम आपको बताएंगे अकाउंटिंग से रिलेटेड डिफरेंट टाइप ऑफ अप्रोचेज, किस तरीके से हम जर्नल एंट्रीज करें, किस तरीके से हम अकाउंटिंग स्टेटमेंट्स को प्रिपेयर करें। सब चीजें मैं ऐसे ही डिटेल में आपको समझाऊंगा, बहुत अच्छे से समझाऊंगा। और मैं आपको वादा करता हूं कि अगर आप ये मेरा चैनल सब्सक्राइब करते हैं और लगातार आप मेरी वीडियोस आप देखते हैं तो बहुत ही जल्दी, अगर आपको अकाउंटिंग समझ में नहीं भी आती होगी तो बहुत जल्दी आपको अकाउंटिंग समझ में आने लगेगी और हो सकता है आपको इस सब्जेक्ट से प्यार भी हो जाए। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कीजिए, जिससे कि वो भी इस नॉलेज का फायदा ले पाए। थैंक यू।